अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं आप तमाम व्यूवर्स का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उसके साथ साथ मैं अपने सीनियर्स का और कोलीग्स का भी बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपने मुफीद मशवरों के ज़रिए मुझे इस यूट्यूब के चैनल को बेहतर बनाने में मुख्तलिफ़ तरह के मशवरे दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था एडजस्टिंग एंट्रीज़, और जिस तरह आपको मैंने बताया था कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन डेफरल्स और नंबर टू एक्रूल्स। तो डेफरल का टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ज़रा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज के टॉपिक पे जाने से पहले। डेफरल जो हमने इससे पहले डिस्कस की हैं लेक्चर नंबर 2, 3 और 4 के अंदर, उसमें हमने देखा था कि डेफरल का मतलब होता है या एडवांस पेमेंट या फिर एडवांस रिसीट्स। एडवांस पेमेंट हम अपने एक्सपेंसेस के लिए करते हैं। अगर हम अपने सप्लायर्स को और सेलर को किसी एक्सपेंस के लिए एडवांस पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को हम इनिशियली एज एन एसेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी प्रीपेड के तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो हम एडवांस पेमेंट करते हैं उसको इनिशियली हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एडवांस रिसिट, यानी हमारे कस्टमर्स, हमारे कंज्यूमर अगर हमें कुछ अमाउंट एडवांस में पे करते हैं, हम उनसे अमाउंट रिसीव करते हैं, तो उस कलेक्शन को हम दो तरीक़ों से रिकॉर्ड करते हैं। नंबर वन, इनिशियली हम उसको इनकम मान के रिकॉर्ड कर लेते हैं, और नंबर टू, इनिशियली हम उसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, ये तमाम चीज़ें अकाउंटिंग का इंटेग्रल पार्ट हैं। ये आपने स्टडी करनी है इंशाल्लाह, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हो। ये चीज़ें आप लोगों को बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट पता होनी चाहिए। ज़रा सा एक पॉइंट बेटा जहन में रखिएगा कि कुछ चीज़ें फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है, हाँ अलबत्ता थर्ड ईयर के सिलेबस में वो शामिल है। ये थर्ड ईयर इन बीकॉम पार्ट 1 में सब कुछ आपने पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके सिलेबस में दो चीज़ें शामिल नहीं है। एडवांस पेमेंट एज एन एक्सपेंस, यानी ट्रायल बैलेंस में आपको एक्सपेंस दिया जाए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर पास पेपर्स में आपको क्वेश्चन मिलता है तो ये पेपर सेटर की नेग्लिजेंस है कि उसने सिलेबस को गौर से देखा नहीं। इसी तरह सेकेंड नंबर पे एडवांस पेमेंट एज एन इनकम, ये फर्स्ट ईयर के कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के सिलेबस में शामिल नहीं है। यानी आपको क्वेश्चन में ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जिसमें इनिशियली ट्रायल बैलेंस में आपको इनकम गिवन हो। बहरहाल, अच्छा आज हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एक्रूवल्स। एक्रूवल्स का वर्ड डिराइव हुआ है एक्रू से। अगर एक्रू के आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो एक्रू के लफ्ज़ी माने होते हैं किसी चीज़ के इंक्रीज कर जाने को, बढ़ जाने को। इसका मतलब क्या हुआ अकाउंटिंग की ज़बान में, जी आपको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्रू के दो मतलब होते हैं। नंबर वन, कि हमने एक एक्सपेंस पे किया, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया, और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा वो रिकॉर्डेड एक्सपेंस से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? एक्रूवल्स कहते हैं। यानी कि एक्चुअल एक्सपेंस हमारा इंक्रीज कर जाएगा अगेंस्ट रिकॉर्डेड एक्सपेंस, यानी जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस होगा उससे वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, एक्रूवल या एक्रूड का कंसेप्ट सिर्फ एक्सपेंसेस के साथ नहीं है। एक्रूड हमारे रेवेन्यूज़ भी हो सकते हैं कि अगर हमने कस्टमर से एक अमाउंट एडवांस में ले ली है, रिसीव कर ली है, और उस अमाउंट से ज़्यादा हमने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, तो बाकी अमाउंट हमें कस्टमर से रिसीव करनी है, लेनी है। यानी इन अदर वर्ड्स, हमारे इनकम में इंक्रीज आ रहा है, बाकी अमाउंट हमें कस्टमर से लेनी, तो हमारा रिसीवेबल भी इंक्रीज कर रहा होता है। तो एक्रूवल के लफ्ज़ी माने, डिक्शनरी मीनिंग क्या होते हैं? किसी चीज़ का एक्रू कर जाना, यानी या तो एक्सपेंस का एक्रू कर जाना या इनकम का या रेवेन्यूज़ का एक्रू कर जाना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। एक्रूवल्स का ताल्लुक दो चीज़ों से होता है, या एक्रूड एक्सपेंस होते हैं या एक्रूड रेवेन्यूज़ होते हैं। कंसेप्ट क्या हुआ कि हमारा एक्सपेंस एक्सीड कर चुका है, एक्चुअल एक्सपेंस एक्सीड कर चुका है रिकॉर्डेड एक्सपेंस के मुकाबले में,
और उसकी पेमेंट भी नहीं हुई। अगर पेमेंट हो चुकी होती तो उसकी जर्नल एंट्री बन चुकी होती, लेजर में आ चुका होता, वो चीज़ ट्रायल बैलेंस में शो हो चुकी होती, उसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है जिसकी पेमेंट नहीं हुई। जब पेमेंट नहीं हुई तो कंसेप्ट क्या बना हमारा कि एक्सपेंस इनकर्ड हो गया। एक्सपेंस इनकर्ड होने का मतलब उसमें इजाफा हो गया, और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बाय डेबिट, चूंकि ये अमाउंट अनपेड है तो हमें इसको पे करना है, साथ ही हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। सिमिलरली एक्रूवल का कंसेप्ट हमारे रेवेन्यूज के साथ भी एसोसिएटेड है कि अगर हम कस्टमर से एक अमाउंट एडवांस रिसीव करें, से कि फॉर एग्जांपल हमने 10,000 रुपीज़ कस्टमर से रिसीव किया और हमने फिर कस्टमर को सर्विसेज देना शुरू की। ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड हमने उस कस्टमर को अगर 10,000 से ज़्यादा की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी होंगी, तो जितना ज़्यादा हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी वो अमाउंट हमें उससे रिसीव करनी होगी। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर हमें एक अमाउंट देता है फॉर सर्विस इनकम, हम उसके लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एडवांस उसने हमें 10,000 पे कर दिए, हमने उसको रिसीव कर लिया एज एन इनकम। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डेटा फॉर एडजस्टमेंट हमें कहता है कि हमारी जो एक्चुअल इनकम है वो हो गई है 12,000। इसका मतलब कि हमारे रेवेन्यूज एक्सीड कर गए, इंक्रीज हो गए, 10,000 से 12,000 पे चले गए। बाकी अमाउंट हमें कस्टमर से 2,000 रुपीज़ हमें कस्टमर से रिसीव करना है, तो रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है और हमारी इनकम भी इंक्रीज। जब रिसीवेबल बढ़ेगा वो डेबिट होगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। इन कंसेप्ट को ज़रा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपको क्या शो करेगा, पहले मैं आपको एक्रूड एक्सपेंसेस का केस करवाता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम एक्रूड रेवेन्यूज की तरफ भी जाएंगे। तो एक्रूड एक्सपेंसेस के केस में ट्रायल बैलेंस आपको शो करेगा एक्सपेंस, यानी हमने एडवांस पेमेंट की किसी आउटसाइडर को फॉर एक्सपेंस, हमने उसको एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड किया, लेजर भी एक्सपेंस का बनेगा, ट्रायल बैलेंस भी आपको एक्सपेंस शो कर रहा होगा। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आप एक डेटा बैठ के कंपाइल करते हैं और उस डेटा से आप ऐसी इंफॉर्मेशन पिक करेंगे जिसमें आपको एक्चुअल एक्सपेंस इंक्रीज करके बताया जाएगा, और ये जो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसकी पेमेंट भी नहीं हुई। अगर पेमेंट हो चुकी होती तो लाजमी सी बात है जर्नल में एंट्री बन चुकी होती, लेजर में अमाउंट पोस्ट हो चुकी होती, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट शो हो चुकी होती, तो हमें उसके एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये वो एक्सपेंस है जो इंक्रीज हो रहा है और वो क्या है, अनपेड है। तो कंसेप्ट क्या बना कि आपका एक्सपेंस एज पर डेटा फॉर एडजस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है और उसकी पेमेंट नहीं हुई तो आपने उसको पे भी करना है, यानी आपके लिए वो अमाउंट पेएबल है। लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अब जरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पर चलते हैं। Example number 5, some selected items from a trial balance on December 31, 2019. आपको 4 डिफरेंट आइटम्स मैंने दी हैं और चारों के अंदर कोई ना कोई एक्सपेंस हमने शो किया हुआ है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो एक्चुअल और फाइनल वैल्यू होगी। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट सबसे पहले कह रहा है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर इज एक्चुअली 17,000। अब अगर हम ट्रायल बैलेंस में इस रेंट का अमाउंट सर्च करते हैं तो रेंट हमें मिल रहा है 15,000, यानी कि हम 15,000 एडवांस पे कर चुके थे, लेकिन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हमारा जो एक्सपेंस हुआ वो 17,000 का हुआ है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है 2,000 रुपीज से, और चूंकि ये एक्सपेंस पे नहीं हुआ, अनपेड है, तो ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट करेगा, पेएबल। तो अगर हम इसके कंसेप्ट को यहाँ पे पिक करते हैं इस सवाल के अंदर, एक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर, तो पहली चीज ये है कि हमारे बिजनेस के एक्सपेंस में इंक्रीज आ रहा होगा, एंड इंक्रीज इन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सेकेंडली ये एक्सपेंस चूंकि इंक्रीज हो चुका है और अनपेड है तो हमें इसको पे करना है, यानी इन अदर वर्ड्स आपकी लायबिलिटी यानी कि पेएबल अमाउंट भी इंक्रीज कर रही है। लायबिलिटी में जब इंक्रीज आएगा उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी एडजस्टिंग एंट्री सामने आ चुकी है कि जब भी एक्रूड एक्सपेंस का केस होगा उसमें एक्सपेंस को इंक्रीज करके डेबिट करना है एंड लायबिलिटी को इंक्रीज करके हमें क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर एक्सपेंस का टाइटल होगा रेंट एक्सपेंस और लायबिलिटी का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा रेंट पेएबल। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, हम उसको डेबिट कर देंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड रेंट पेएबल क्रेडिट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट
मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, एंट्री में आपने डेबिट क्रेडिट तो कर लिया, अब अमाउंट क्या पुट करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि हमने उस चीज़ को पिक करना है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इन अदर वर्ड्स वो अनपेड एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर रिकॉर्डेड एक्सपेंस हमारा 15,000 हो और एक्चुअल एक्सपेंस 17,000 हो, तो हमें मजीद कितना अमाउंट पे करना है सप्लायर लैंडलॉर्ड को? तो इसका जवाब ये होगा कि 17,000 का हमारा एक्सपेंस हो चुका है, 15,000 हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बाकी का 2,000 हमें पे करना है। तो जो लायबिलिटी की अमाउंट है वो यहाँ पे कितनी है? 2,000 है। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट। ये बात मैं आपको हमेशा से बताता हुआ आया हूँ कि एडजस्टमेंट बेसिकली ट्रायल बैलेंस के टाइटल में होती है। तो हम लिखेंगे टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी। अब आइए सेकंड नंबर पे, इंश्योरेंस एक्सपेंस कह रहा है कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमारा एक्चुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ 11,000 रुपीज़ का। अब अगर इस इंश्योरेंस को हम सर्च करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में, तो इंश्योरेंस हमें मिल रहा है 10,000 रुपीज़ के एक्सपेंस के साथ। इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000 रिकॉर्डेड है, लेकिन एक्चुअल इंश्योरेंस हमारा कितना हुआ है? 11,000 रुपीज़ का। इसका मतलब है एक्सपेंस हमारा एक्सीड हो गया। एक्चुअल एक्सपेंस रिकॉर्डेड एक्सपेंस के मुकाबले में बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। कंसेप्ट सेम है, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया, बाकी का जो 1,000 रुपये है वो आपने पे करना है। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेंस इंक्रीज होकर डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी इंक्रीज होकर क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारा टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा यहाँ पे एक्सपेंस के लिए? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और इंश्योरेंस पेबल या इंश्योरेंस एक्सपेंस पेबल या अक्रूड एक्सपेंस, आप जिस तरीके से चाहें इसको रिकॉर्ड कर ले। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेबल मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ। टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। अब मुझे बताइए अमाउंट क्या होगी? तो जिस तरह मैं आपको बताता हुआ आया हूँ कि हमें बेसिकली एक्रूड एक्सपेंस के अंदर से पेबल का अमाउंट रिकॉर्ड करना होता है। तो पेबल कितना हुआ? 10,000 एक्सपेंस हम पे कर चुके थे, 11 हमारा एक्चुअल एक्सपेंस हुआ। इसका मतलब हमें मजीद फर्दर 1,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो हमारे एडजस्टिंग अमाउंट में कितना? 1,000 रुपीज़ का अमाउंट आएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट। अब चलते हैं नंबर 3 आइटम पे। वो कह रहा है एक्रूड एडवर्टाइजमेंट 2,000। अब बताने का अंदाज ज़रा सा मुख्तलिफ हो गया। बात वही है, वो कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए आप पे कर चुके थे 12,000, जिसको आपने एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड किया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपका एडवर्टाइजमेंट का जो एजेंट है वो आपके लिए कह रहा है कि मैंने आपसे मज़ीद 2,000 रुपये लेने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने इनिशियली 12,000 पे किए थे उसकी सर्विसेज वो आपको दे चुका, उसके बाद काम आपके कर चुका। जो भी एडवर्टाइजमेंट का काम था, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स, पम्फलेट या जो भी सोशल मीडिया एक्टिविटी थी, 12,000 रुपये आपने उसको दिए थे, वो तो खर्च हो गए। मज़ीद आपने 2,000 रुपीज़ पे करना है। इसका मतलब हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? 12,000 वो जो हम पे कर चुके थे और 2,000 वो जो हमें मज़ीद पे करने। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्चुअल एक्सपेंस 14,000 का हुआ। 14,000 में से 12,000 हम पे कर चुके हैं और 2,000 मज़ीद हमें पे करना है। यानी एक्सपेंस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ उसकी लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। सेम कंसेप्ट है, ये एंट्री करेंगे एक्सपेंस का टाइटल ऑफ अकाउंट, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, सॉरी ये इंश्योरेंस नहीं था, एडवर्टाइजमेंट। जी, तो यहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट हमें गिवन है ऑलरेडी। एक्सपेंस का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और लायबिलिटी को आप एक्रूड एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट पेएबल के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेएबल के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें कोई कवायद नहीं है कि आप कौन सा टाइटल यूज़ करेंगे या कौन सा नहीं यूज़ करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट कितना अमाउंट लेंगे? अब यहाँ पे पहले हम लायबिलिटी को सर्च आउट करते थे, लेकिन इस वाले एग्जांपल के अंदर उन्होंने हमें खुद से बता दिया कि हमारी लायबिलिटी का अमाउंट
कितना है, तो हमें 2000 रुपये मजीद पे करने। 2000 से हमारा एक्सपेंस बढ़ा और 2000 से हमारा लाइबिलिटी भी बढ़ गई। क्या लिखेंगे? टू एडजस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। अब आइए आखिरी चीज़ नंबर 4, अनपेड सैलरीज। सैलरीज हमने ट्रायल बैलेंस में इनिशियली रिकॉर्ड की थी एज एन एक्सपेंस 18,000 का। एंड ऑफ द ईयर हम कह रहे हैं अनपेड सैलरी हमें मजीद 3,000 रुपीज़ पे करने। इसका मतलब हमारा टोटल और एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? 18,000 हम पहले पे कर चुके थे और 3,000 की सैलरी ऐसी हो चुकी है जिसके भी हमने पेमेंट नहीं की। तो इसका मतलब हमारा एक्चुअल एक्सपेंस 18 + 3 21,000 का हो चुका है एक्चुअल एक्सपेंस। रिकॉर्ड कितना हुआ है? 18,000 का। इसका मतलब है कि मजीद 3,000 का अमाउंट हमें पे करना है। कंसेप्ट वही है, एक्सपेंस हमारा 18,000 से एक्सीड होकर चला गया 21,000 पे और लाइबिलिटी हमारी उसी हिसाब से इंक्रीज हो रही है। तो क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस का टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और लाइबिलिटी का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा सैलरीज पेएबल। अमाउंट क्या लेंगे? डायरेक्टली आपको लाइबिलिटी का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही 3,000 है, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट टू एडजस्ट सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक्रूड एक्सपेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्रूड रेवेन्यू का टॉपिक। जी, तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अब हम एक्रूड रेवेन्यूज़ के कंसेप्ट को ज़रा डिस्कस करते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, एक्रूड रेवेन्यू का कंसेप्ट ये होता है कि हम कस्टमर से एक अमाउंट एडवांस में रिसीव करें और करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम उस अमाउंट से ज़्यादा उसको सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो बाकी अमाउंट हमें कस्टमर से रिसीव करना होता है। यानी हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है और चूंकि ये अमाउंट हमें कस्टमर से रिसीव करनी है तो उसके अगेंस्ट हमारा एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो ट्रायल बैलेंस आपको क्या शो करेगा? यानी आप कस्टमर से एडवांस अमाउंट रिसीव करके रिकॉर्ड कर चुके हैं। डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे आपको पता चले कि आपके रेवेन्यू में एक इंक्रीज आ रहा है, और जितना रेवेन्यू रिकॉर्डेड रेवेन्यू के मुकाबले में बढ़ेगा, एक्चुअल रेवेन्यू जितना बढ़ेगा रिकॉर्डेड रेवेन्यू के मुकाबले में, वो अमाउंट आपने कस्टमर से रिसीव करना है, वो आपके लिए रिसीवेबल है। यानी जितना रिसीवेबल बढ़ेगा उतना उसको डेबिट करेंगे और जितनी इनकम बढ़ेगी उतना हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारी एडजस्टिंग एंट्री बन चुकी है कि एक्रूड रेवेन्यूज के लिए हम रिसीवेबल अमाउंट को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करेंगे। इस सिचुएशन को हम एक एग्जाम्पल से हाईलाइट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, December 31, 2019, some selected items in the trial balance. Number 1, fee income, commission income, rent income, repair income. तमाम के तमाम आपके पास इनकम के अकाउंट मौजूद हैं। By the end of accounting year, on December 31, 2019, data for adjustment आपको इस इनकम अकाउंट में होने वाला इंक्रीज शो करेगा। कैसे? डेटा फॉर एडजस्टमेंट में फी इनकम आपको गिवन है 14,000। अब जब हम इसको सर्च करते हैं फी इनकम को, तो ये हमें मिल रही है 10,000 के ऊपर। यानी हमने कस्टमर से फी इनकम जो रिसीव की थी एडवांस में वो 10,000 थी, और हमने उस कस्टमर को जो सर्विसेज दी हैं, जितनी आप सर्विसेज देंगे वो आपका एक्चुअल रेवेन्यू है। तो आपने जो एक्चुअल सर्विसेज दी हैं वो 14,000 की अमाउंट की सर्विसेज आपने दी। इसका मतलब है कि 14,000 की इनकम में से 10,000 तो आप एडवांस रिसीव कर चुके हैं, बाकी जो 4,000 बचा वो आपने कस्टमर से लेना है, रिसीव करना है, वो आपके लिए एसेट है। और साथ साथ आपका रेवेन्यू 10,000 से 14 पे चला गया, तो 4,000 से आपका रेवेन्यू में भी इजाफा हो रहा है। यानी रिसीवेबल भी आपका इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ आपकी इनकम के अंदर भी इंक्रीज आ रहा है। तो हमारी एंट्री बन चुकी, रिसीवेबल को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। तो इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमारा रिसीवेबल का टाइटल होगा फी रिसीवेबल, फी रिसीवेबल डेबिट एंड फी इनकम क्रेडिट। अमाउंट क्या लेंगे जी? तो अमाउंट का कंसेप्ट क्या है कि हमें रिसीवेबल का अमाउंट देखना, हमें कस्टमर से कितना अमाउंट रिसीव करना था। आप खुद जज करें कि आपकी एक्चुअल इनकम एज पर डेटा फॉर एडजस्टमेंट 40,000 हो चुकी है, 10,000 आप रिसीव कर चुके हो, तो मजीद कितना लेना है आपने?
आपने मजीद कस्टमर से 4000 रिसीव करना है। तो जो रिसीवेबल का अमाउंट होगा उस रिसीवेबल को हमें रिकॉर्ड करना है। दैट इज हियर 4000 रुपीज। एडजस्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस वाले टाइटल को। टू एडजस्ट फी इनकम अकाउंट। यकीनन आपका कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा, आप लोग सीख रहे होंगे। अगली ट्रांजैक्शन जेनिफर एडजस्टमेंट में कमीशन इनकम हमें 3000 कमीशन इनकम हमें गिवन है क्वेश्चन में, मैं जरा इसको एक्सपेंड कर दूं 15,000 से, राइट। कमीशन इनकम का अमाउंट है 15,000 और डेटा में अगर हम कमीशन इनकम को सर्च करते हैं तो हमें कमीशन इनकम मिल रहा है 12,000 रुपीज़ पे। इसका मतलब हुआ कि हमने एडवांस में कस्टमर से 12,000 रुपये रिसीव करके उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमने उस कस्टमर को 12 की बजाय 15,000 की सर्विसेज दे दी हैं, यानी उसकी पेमेंट से हम ज़्यादा सर्विसेज दे चुके हैं। तो बाकी जो 3,000 का अमाउंट है वो हमें कस्टमर से रिसीव करना है। हमारा रेवेन्यू 12 से 15 पे जा रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है, और बाकी अमाउंट हमें कस्टमर से लेनी है, रिसीव करनी है, तो उसी अमाउंट से हमारा एसेट यानी रिसीवेबल भी बढ़ रहा है। तो रिसीवेबल का टाइटल ऑफ अकाउंट इस क्वेश्चन में होगा कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल डेबिट। और इनकम आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनकम का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा कमीशन इनकम। अब अमाउंट क्या लिखें? अमाउंट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि हमने इस एक्रूड रेवेन्यूज के केस में रिसीवेबल का अमाउंट अपने एंट्री में रिकॉर्ड करना। तो अब आप मुझे बताइए कि कमीशन इनकम आपकी 12,000 रुपये रिसीव होकर ट्रायल बैलेंस में आ चुकी है, एक्चुअल इनकम 15,000 है, तो हमें मजीद कितना अमाउंट कस्टमर से लेना है? एक्जैक्टली जितने अमाउंट से हमारी इनकम इंक्रीज हो रही, 12 से काम जा रहे हैं 15 पे, तो हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 3,000 रुपीज से। रिलेशन में लिखेंगे टू एडजस्ट कमीशन इनकम अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, तीसरे नंबर पे चलते हैं। अब आपको ज़रा सा इंफॉर्मेशन बताने का अंदाज मुख्तलिफ हो गया। अब रेंट के अंदर वो आपको रिसीवेबल अमाउंट खुद बता रहे हैं। रेंट हमारी इनकम रिकॉर्डेड है 20,000 पे। डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको कह रहा है कि हमें अपने टेनेंट से, अपने किराएदार से मजीद 2,000 रुपये लेने। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने एडवांस में 20,000 रिसीव किए थे और हमारा जो एक्चुअल रेंट बनता है टेनेंट की तरफ बाय दिस ईयर वो बनता है 22,000। उस 22 में से 20 तो रिसीव हो चुके, बाकी 2,000 हमें रिसीव करना। तो यहाँ पे रिसीवेबल अमाउंट क्वेश्चन में खुद ही आपको बता दिया, आसानी हो गई। कंसेप्ट क्या बन रहा है? हमें कस्टमर से अमाउंट रिसीव करना है, रिसीवेबल भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है। रिसीवेबल का नाम होगा रेंट रिसीवेबल और रेवेन्यू का टाइटल जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है रेंट इनकम। कितना अमाउंट रिकॉर्ड करें? तो हमें रिसीवेबल अमाउंट को ढूंढना होता है। रिसीवेबल तो हमें क्वेश्चन में खुद ही बता दिया 2,000 रुपीज़। हम एंट्री के अंदर 2,000 रुपीज़ यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। टू एडजस्ट रेंट इनकम अकाउंट। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी आइटम, एक्रूड रिपेयर इनकम। अच्छा, रिसीवेबल को एक्रूड इनकम भी कह सकते हैं, जिस तरह मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया। एक्रूड का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना। तो आपका रिपेयर इनकम थी यहाँ पे जो रिकॉर्ड में आ रही है 8,000। अब वो कह रहे हैं कि हमारे वो जो रिपेयर इनकम है वो एक्रू हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। कितने से? 2,000 से। तो फिर कितनी हुई? अगर आपने रिकॉर्ड किया 8,000 और उसमें 2,000 का एक्चुअल इनकम में इजाफा हो गया, रिकॉर्डेड इनकम कितनी है? 8,000। उस 8,000 में 2,000 का इजाफा कर लें तो वो आपकी एक्चुअल इनकम है एज पर डेटा। एक्चुअल इनकम कितनी बनी? 10,000 बनी। उस 10,000 में से आप 8,000 रिसीव कर चुके हो, 2,000 आपने मजीद रिसीव करना है। बात क्लियर हो गई कि हमने 2,000 रिसीव करना है, हमारा रिसीवेबल बढ़ रहा है और साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़ रही है। तो आपने एंट्री बनानी है, रिसीवेबल को डेबिट करना है और इनकम को क्रेडिट करना है। तो रिपेयर इनकम रिसीवेबल डेबिट एंड
रेवेन्यू का टाइटल होगा रिपेयर इनकम। अमाउंट क्या रिकॉर्ड करें, यहाँ पर भी डायरेक्टली उसने आपको जितना अमाउंट में इंक्रीज आ रहा है उतना आपने रिसीव करना। तो रिसीवेबल का अमाउंट आपको क्वेश्चन में खुद ही बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है 2000, तो हम एंट्री के अंदर 2000 यहाँ पे लिख देंगे। टू एडजस्ट रिपेयर इनकम अकाउंट। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक्रूड रेवेन्यूज़ का केस भी ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेकिन मैं अपना लेक्चर इस टॉपिक के हवाले से यहाँ पे ख़त्म नहीं करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये तमाम केसेस जो हमने डिस्कस की हैं डेफरल के हवाले से, एक्रूवल के हवाले से, और फिर हम उसमें एक नई चीज़ें लेके आएंगे, एस्टिमेशन, डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स की और एंडिंग इन्वेंट्री की। इन तमाम केसेस को कंपाइल करके और हम एक कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे, ताकि आप लोग एंट्रीज को खुद सॉल्व करना शुरू हो जाएं। आपके पास जो बुक्स हैं, जो प्रैक्टिस मटेरियल है, या जो आपके पास पास पेपर्स हैं, उसको आप खुद सॉल्व करना शुरू करें, और इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के अंदर हम उसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आखिर में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि इन वीडियोज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके क्लास फेलोज़ को, दूसरे कोलीग्स को फ़ायदा हो रहा है, तो उनको भी ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। उनको भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ जो बेल आइटम आपको नज़र आ रहा होगा उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि आपको तमाम न्यू वीडियोज़ के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। उसके साथ साथ अगर आप मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ और सजेशन चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट्स में इसको लिख सकते हैं। मैं तमाम पॉजिटिव कमेंट्स को वेलकम करूँगा। थैंक यू वेरी मच।